सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी जो भारत में सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, अचानक एक बहुत बड़े भूभाग की मालिक बन बैठे तो क्या होगा। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे कंपनी की लालच और फैली हुई अराजकता ने ब्रिटिश संसद को मजबूर कर दिया कि वो भारतीय मामलों पर अपना कड़ा कानूनी शिकंजा कसे। 1765 से 1784 के बीच हुए इन बदलावों की कहानी बेहद दिलचस्प है। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे द्वैध शासन प्रणाली को, फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद 1781 के संशोधनों पर नजर डालेंगे और आखिर में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को डीकोड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कहानी बक्सर के युद्ध के ठीक बाद यानी 1765 से शुरू होकर 1784 तक चलती है। जरा सोच कर देखिए, महज इन 20 सालों के अंदर भारत का पूरा प्रशासनिक ढांचा हमेशा के लिए बदल गया। ये एक बहुत ही तेज और उथल-पुथल भरा दौर था। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, द्वैध शासन प्रणाली, यानी बिना किसी जिम्मेदारी के सत्ता का मजा लेना। अब ये द्वैध शासन या ड्यूअल सिस्टम आखिर था क्या? बक्सर के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार तो मिल गए, लेकिन उन्होंने चालाकी से सारा काम दो भारतीयों, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा शिताब राय के सिर डाल दिया। मतलब कंपनी के पास सारी असली ताकत थी, लेकिन जवाबदेही बिल्कुल जीरो, और भारतीय प्रतिनिधियों के पास सारी जिम्मेदारी पर कोई ताकत नहीं। एक अजीब सा और सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक मॉडल था ये। इसे ऐसे समझिए, कंपनी ने खजाना और सारे अधिकार अपनी जेब में रख लिए, और दूसरी तरफ नवाब को एक बिना दांत वाले शेर या कह लीजिए एक कठपुतली की तरह छोड़ दिया गया। प्रशासन में कुछ भी गड़बड़ हो, सारा दोष नवाब का, लेकिन पैसा वो सारा का सारा कंपनी का। ये महज कोई संयोग नहीं था, बल्कि प्रशासन की झंझटों से बचकर सिर्फ और सिर्फ मुनाफा बटोरने की एक सोची समझी रणनीति थी। नतीजा क्या होना था वही हुआ। बंगाल पूरी तरह से पतन की कगार पर पहुंच गया। कंपनी को आवाम से कोई मतलब नहीं था और नवाब के पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, मनमाना टैक्स वसूला जा रहा था और आम जनता बुरी तरह पिस रही थी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स को आकर इस पूरी द्वैध शासन व्यवस्था को ही खत्म करना पड़ा। और यहीं से एंट्री होती है हमारी दूसरे पड़ाव की, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब ब्रिटिश संसद ने पहली बार इस बेगाम कंपनी पर नकेल कसने की कोशिश की। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो प्रशासन में एक सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण लाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, और हां, कंपनी के डायरेक्टर से साफ कह दिया गया कि अब उन्हें हर छोटी बड़ी रिपोर्ट सीधे लंदन भेजनी होगी। बॉम्बे और मद्रास अब मनमानी नहीं कर सकते थे, उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया। एक तरह से इस फैली हुई अराजकता में थोड़ा अनुशासन लाने की ये पहली गंभीर कोशिश थी। लेकिन इस एक्ट में एक बहुत बड़ा झोल था। कलकत्ता में जो नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ना, उसका अधिकार क्षेत्र बिल्कुल भी साफ नहीं था। अब इससे हुआ ये कि गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट के बीच रोजाना टकराव होने लगे। मतलब एक समस्या को सुलझाने निकले थे और एक नई कानूनी सिरदर्दी खड़ी कर ली। इसी सिरदर्दी का इलाज करने के लिए हमें अपने तीसरे चरण की तरफ बढ़ना पड़ा, 1781 के संशोधन। आसान भाषा में कहें तो सिस्टम के बग्स को फिक्स करना। ये संशोधन असल में सिस्टम के लिए एक बहुत जरूरी पैच अपडेट की तरह थे। पहला बड़ा काम ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की हदें तय कर दी गईं। साफ कर दिया गया कि उनका अधिकार क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता तक रहेगा और भारतीयों के अपने जो व्यक्तिगत कानून हैं उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। दूसरा, सरकारी अधिकारियों को उनके काम के दौरान कानूनी मुकदमों से छूट दे दी गई। जाहिर है, सिस्टम को बिना रुके चलाने के लिए ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण की नींव को पूरी तरह पक्का कर दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जो जमीन एक व्यापारिक कंपनी ने यहां आकर जीती थी, उसे पहली बार आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र या ब्रिटिश पोजेशंस घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये साफ साफ एक संप्रभु राष्ट्र द्वारा अपना साम्राज्य घोषित करने जैसा था। और इस एक्ट ने एक नई दोहरी व्यवस्था यानी डबल कंट्रोल सिस्टम को जन्म दिया। सत्ता को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ ब्रिटिश सरकार का नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो सारे राजनीतिक, सैन्य और राजस्व के मामले देखेगा, और दूसरी तरफ कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें सिर्फ व्यापार और कॉमर्स तक समेट दिया गया।
व्यापारियों के मुनाफे को ब्रिटिश क्राउन के राजनीतिक एजेंडे से अलग करने का ये एकदम सटीक तरीका था। सत्ता बांटने के साथ साथ प्रशासन में कुछ और कड़े फैसले लिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य कम कर दिए गए ताकि फैसले जल्दी लिए जा सकें। बॉम्बे और मद्रास को पूरी तरह से बंगाल के कंट्रोल में कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, कंपनी पर भारत में नए आक्रामक युद्ध करने या संधियां करने पर सख्त रोक लगा दी गई। ब्रिटिश संसद अब इस कॉरपोरेट विस्तार पर ब्रेक लगाकर जो कुछ जीत लिया गया था उसे स्थिर करना चाहती थी। इस पूरे सफर को देखकर एक बहुत गहरा सवाल मन में उठता है। कुछ व्यापारियों के लालच को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद को इतने सारे कानून और एक पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र खड़ा करना पड़ा। तो क्या वो वाकई में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी रह गए थे, या फिर ये एक बहुत बड़े अनौपचारिक साम्राज्य का जन्म था? इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने वाली बात है ना?